हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द कॉम्बो कॉमर्स। मेरा नाम सौम्या है और सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी स्टडी और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। तो चलिए आज हम अकाउंटिंग का सीरीज़ कंप्लीट करने वाला है। बीच में हमने कुछ इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक्स को समझा था, लेकिन आज मैंने जो अकाउंटिंग का जो मैंने सीरीज चला रही थी वो अकाउंटिंग का वीडियो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, पिछले क्लास में मैंने अकाउंटिंग में आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन को समझाया था। उसी सीरीज़ को आज आगे लेकर चलते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताया था। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहो या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहो, सारे सेम हैं। ठीक है, देखो उस वक्त मैंने आपको बताया था कॉस्ट कॉन्सेप्ट तक, कॉस्ट नहीं कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल तक बताया था। देखो अब मैं फिर से इसको रिवाइंड करती हूँ। गोइंग कंसर्न में क्या था कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस की लाइफ एक लंबे समय तक रहेगी, एक लॉन्ग लाइफ बिजनेस चलेगी। कंसिस्टेंसी पीरियड में वो था कि हमें एक मेथड को कंटिन्यू करना, कंसिस्टेंसी वे में उसे लेकर चलना है। एक्रूअल बेसिस भी मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग एंटिटी में मैंने आपको ये बताया था कि आपका बिजनेस और ऑनर की सेपरेट बुक्स होती है, सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में मैंने आपको बताया था जो भी ट्रांजैक्शन मनी में कन्वर्ट हो सकता है हम उसे ही बिजनेस में लेकर चलते हैं। अकाउंटिंग पीरियड में मैंने आपको बताया था जो अकाउंटिंग पीरियड आपका 12 मंथ का होता है। दो अकाउंटिंग पीरियड लेते हैं, एक तो कैलेंडर ईयर होता है या फिर एक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। वो अपने डिपेंड करता है कि कौन सी बिजनेस कौन सा ईयर लेकर चलना चाहती है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल होता है कि जितने भी एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं, रिजर्व कैपिटल हैं, वो आपको कंपनी अपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेगी। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में ये था कि जितने भी मटेरियल आइटम हैं जो एक इन्वेस्टमेंट के या फिर एक इन्वेस्टर्स के या फिर क्रेडिटर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। तो वो वैसे भी मटेरियल जो किसी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है उसे डिस्क्लोज करना है। एंड प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म में मैंने आपको बताया था राइट टू रिसीव एंड ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है, आज आगे की मैंने चार या पांच जो बाकी के रह गए हैं उसे मैं लेकर चलूंगी। तो देखते हैं आज क्या है। सबसे पहला है आज कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि जब हम किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं, वेदर इट इज फिक्स गुड्स और करंट फिक्स्ड गुड्स या फिर करंट गुड्स। ठीक है, तो अगर हम आपको किसी गुड्स को अगर जिस प्राइस में खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है, उसे उसी अमाउंट से रिकॉर्ड किया जाता है। हाँ, लेकिन उसमें जो भी खर्चे होते हैं, जो फ्रेट वगैरह के खर्चे होते हैं, एडिशनल खर्च जो उसमें भाड़ा वगैरह या फिर अगर कोई मशीनरी ले रहे हैं तो उसे असेंबल करने में जो खर्च आते हैं वो सारे आपके मशीनरी अकाउंट में, अगर मशीन खरीद रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट में शो हो जाएंगे। तो ये आपको बोल के आ रहा है कि जब आप कोई परचेज किया करो या परचेज करते हो तो उसे एट कॉस्ट बेसिस पे दिखाना चाहिए, एट कॉस्ट बेसिस पे। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे क्या बोला कि असेट्स इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस पेड टू अक्वायर इट। ठीक है, एंड द कॉस्ट इज द बेसिस फॉर ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग of the asset should be shown in the books of account at its book value. Cost concept bring objectivity in the preparation and presentation of financial statement. They are not influenced by personal bias. मतलब पर्सनल बायस या पर्सनल जजमेंट। इट मीन्स कि अगर हमने 10 साल पहले कोई मशीन खरीदा है और उस वक्त मैंने अगर उसे 2 लाख में खरीदा है और आज की डेट में उसकी वैल्यू कुछ कम हो गई है या फिर अपडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से इन्फ्लुएंस होकर कुछ ज़्यादा हो गई है, तो उसे हम आज के डेट में शो नहीं कर सकते, आज के डेट के प्राइस को शो नहीं कर सकते। हमने जब खरीदा था
उस टाइम में जो प्राइस शो लिया कर रहा था या फिर जिस प्राइस पे खरीदा था, असेंबल करने में जो भी खर्च आए थे वो सारे अमाउंट को मैंने इसमें दिखाना है। ये आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट कहता है। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या कहना है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है कि विद इन ए फाइनेंशियल ईयर आपके जितने भी रेवेन्यू हैं वो आपके एक्सपेंस को मैच करना चाहिए। ये नहीं कि आपके रेवेन्यू कम है आपके एक्सपेंस ज़्यादा है, या फिर रेवेन्यू आपके बहुत ज़्यादा है और रेवेन्यू मतलब इनकम बहुत ज़्यादा है और एक्सपेंस आपके इनकम के हिसाब से है नहीं, आप उतने ऑपरेशन कर नहीं रहे हैं अपने बिजनेस में कि आपको इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनकम हो गया है ना। तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने रेवेन्यू हैं उसी के विद इन या उसी के आसपास मैच करते हुए आपको ये अमाउंट होना चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू मैच रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। जब हम कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट को या फिर कोई भी प्रिंसिपल को बिजनेस में लेकर आते हैं तो हमारा एक ही मकसद होता है, लास्टली में आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाना है इन द एट द एंड ऑफ द ईयर वो आपका उसमें हेल्पफुल हो सके। तो ये क्या बोला, फॉर द to determine correct profit loss of accounting period. As per this concept, adjustment are made for all outstanding expenses, prepaid expenses, accrued income, unearned income. Expenses for an accounting period are matched against related to revenue rather than cash received and cash paid. Okay. ये जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, अक्रूड क्या है, अक्रूड इनकम, अनअर्न इनकम, मैंने आपको ये सब समझाते चला है और पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसे आप समझने के लिए पिछले क्लासेस को देख सकते हैं। ये आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ। अब डुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि हर कोई किसी भी ट्रांजैक्शन के डुअल इफेक्ट होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डुअल इफेक्ट के साथ साथ ये क्या एक और होता है कि ये दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा, किसी दो अकाउंट को। अगर मशीनरी ले रहे हैं, कैश पे ले रहे हैं तो कैश और मशीन अकाउंट इफेक्ट होता है। क्रेडिट पे ले रहे हैं तो भी कैश या बैंक जिस हिसाब से ले रहे हैं वो आपका, या फिर पार्टी को लेकर चलेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, पढ़ो इसे। ये बहुत ही सारा कुछ आपको मैंने पहले ऑलरेडी समझा दिया है, जस्ट ये आपका एक इसे लिख दिया गया। ये मतलब एक्सप्लेन यहाँ पे रिटर्न है वो उसको पढ़ लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन entered into by an enterprises has two aspects, a debit and a credit of equal amount। मैंने क्या कहा था, इक्वल अमाउंट से करना है। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट और इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स। ठीक है, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल भी क्या होता है, एक एसेट ही यहाँ पे लिया गया है। डुअल एस्पेक्ट में डेबिट एंड क्रेडिट का किस्सा था जो मैंने आपको पहले ही बताया था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में क्या है कि कंसीडर टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड द ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इट मीन्स कि हमने जब किसी ट्रांजैक्शन को प्लेस किया तो उसमें क्या करते हैं, जब हमने एक सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन को प्लेस किया, एंट्री किया, तो उस वक्त हमने जो अमाउंट एंटर किया उसे हमने रेवेन्यू मान लेना है। रेवेन्यू लेना है, या फिर हम जब किसी असेट्स को खरीद कर लाते हैं तो उसकी जो अमाउंट है जिसको हमने क्रेडिट पे खरीदा है वो हमारा ऑब्लिगेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्लिगेशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, रिकॉग्नाइज कर लेना है। रेवेन्यू अगर हमें देना है, रेवेन्यू अगर हमें मिलना है तो उसे हमें पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेना है कि हमें इंटर कर लेना है उसे, और ऑब्लिगेशन होता है तो ऑब्लिगेशन को भी एस्टैब्लिश कर लेना है। वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इट मीन्स ये जस्ट यही बोल रहा है लास्ट वाला कि जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को एंट्री करते हैं तो उसके प्रूफ के लिए हमें उसके वाउचर, वेरीफाइड अकाउंट, वेरीफिएबल अकाउंट या फिर वेरीफिएबल रिसिप्ट चाहिए होगा। जैसे कि वाउचर होता है या फिर कोई भी बिजनेस कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, सेल्स बिल, या फिर जो भी उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ है, उस ट्रांजैक्शन को जो सपोर्ट कर रहा है वो आपके पेपर, वो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखो ये क्या बोल रहा है, एक बार पढ़ते हैं इसको
It holds that accounting should be free from personal bias. It means all accounting transactions should be evidenced and supported by business document. These supporting documents are cash memos, invoices, sales bill, etc., and they provide the basis for accounting and audit. ये कहा कि जब भी हम कोई अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो उस वक्त हम अपने मन से, अपनी जजमेंट के हिसाब से, कोई भी पर्सनल बायसनेस के हिसाब से हम उसकी एंट्री, उसकी वैल्यू नहीं कर सकते। उसकी एंट्री करने के लिए हमें उसके प्रूफ को, उसके रिसीविंग को रखना पड़ता है एज ए प्रूफ, जो कि हमारे ऑडिटिंग में या अकाउंटिंग को मैच करने में या फिर वेरीफाई करने में काम आती है। ठीक है, ये हमारा क्या था, 14th प्रिंसिपल था। हमने आपको पूरे 14th प्रिंसिपल को आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये 14th प्रिंसिपल है। आपको ये 14th प्रिंसिपल को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसे आपको एक बार मेमोराइज कर लेना है या बार बार पढ़ लेना है, रिपीट कर लेना है, जिससे क्या होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो चलिए, यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।